हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में मुगल वंश से टॉप 180 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो दो पार्ट में होगा और इसमें पहला पार्ट को देखेंगे और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मुगल वंश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक जो कि आलम खां के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन एक में देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के संबंधित हैं तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। बी ऑप्शन इब्राहिम लोदी के संबंधित थे जिनमें कि दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निकासित कर दिया गया था। सी में बताया जा रहा है कि दिलावर खां जिससे इब्राहिम लोदी के हाथों में क्रूर व्यवहार मिला, जो कि देख सकते हैं कि पिता थे। आगे देख सकते हैं कि पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो कि अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट दोस्तों, देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के जो कि भारत के मुगल शासक वस्तु थे। ठीक है, देख सकते हैं कि फारसी ईरानी थे, अफगान थे या फिर चगताई तुर्क थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसके आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक जो वस्तु थे क्या थे, तो आप देख सकते हैं क्या थे, चगताई जो कि तुर्क थे। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अब्दुल्ला खां उज्बेक या फिर सेवानी खां या फिर उबैदुल्लाह खां या फिर जानी बेग। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से बताया जा रहा है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में जो पराजित किया था, कौन किया था। तो आपको देखना है कि सेवानी खां। ठीक है, तो ध्यान में आपको आंसर को रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर है, शाहजहां है, बाबर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जितना फास्ट आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है किस मुगल शासक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो आप देख सकते हैं कौन था। तो यहाँ पर बाबर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य या फिर हेमू और मुगल के बीच में या हुमायूं और शेर खां के बीच में या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आप इसके आंसर फर्स्ट देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आप देख सकते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता या फिर तुलगामा प्रथा या फिर अफगानों की आपसी फूट। तो आप इसके आंसर फर्स्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण क्या था, तो उसकी क्या थी, सैन्य कुशलता थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बाबर की जो वीरता, तोपखाना, या सी में है कि इब्राहिम की दुर्बलता, या डी में है कि कुशल सेना नायक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण क्या था, कुशल सेना नायक था। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, पलासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको इसका आंसर देने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि पानीपत के जो प्रथम युद्ध के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें कि युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन है राणा सांगा है, इब्राहिम लोदी है, सिकंदर लोदी है या फिर शेर शाह सूरी है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने देख सकते हैं, ठीक है, किससे हराया था देख सकते हैं, तो इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका फास्ट आंसर हमारे साथ आप देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है किस वर्ष में, तो देख सकते हैं कि 1526 में, यानी कि वर्ष में देख सकते हैं कि बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ठीक है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि युद्ध सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था, और चंदेली का युद्ध जो कि देख सकते हैं कि 1530 में हुआ था। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें जो बताई जाए, चंदेरी का युद्ध जो 1530 में नहीं हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर गलत है। बाकी आप देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी सही है। और देख सकते हैं कि घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक दे सकते हैं कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, या इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी, और तीसरा बताया गया कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तैमुरिद जो कि राजवंश स्थापित हुआ था। तो आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें बताई जा रही है कि बाबर के भारत में आने का जो फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ था, तो देख सकते हैं ऑप्शन, अगर हम यहाँ बी यानी कि 3 की बात करें हम, तो इस क्षेत्र में यानी कि तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, खनवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं खनवा के जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पानीपत के युद्ध में, खनवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या फिर घाघरा के युद्ध में। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कर राणा सांगा के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते कि राणा सांगा ने देख सकते खनवा के युद्ध में देख सकते कि बाबर के विरुद्ध में लड़ाई की थी। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, और वह था देख सकते कि राणा प्रताप था, या मान सिंह, या फिर सवाई जय सिंह, या फिर राणा सांगा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें। तो चलिए आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें राणा सांगा के बारे में कहा जा रहा है, जो मेवाड़ के
जो राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ठीक है, तो राणा सांगा हुआ था, हेमू हुआ था, राणा प्रताप हुआ था, या हेमू हुआ था, राणा सांगा हुआ था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें बताई जाए राणा सांगा के बारे में कहा जा रहा है जो खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारत के मुगल शासक बनने पर जो मोहम्मद के नाम रखा, ठीक किसने रखा देख सकते हैं, बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर बहादुर शाह ने। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि भारत के मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। जो देख सकते हैं कि मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन यानी कि मोहम्मद का नाम अपने आप को रखा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बाबर ने सर्वप्रथम जो कि पद शाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, कहाँ पर, तो देख सकते हैं फरगाना में, काबुल में, दिल्ली में, या फिर समरकंद में। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बाबर ने सर्वप्रथम जो पद शाह की पदवी धारण की थी, कहाँ पर की थी, तो एक की थी काबुल में। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन है काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तमाम बातें जो बताई जा रही है, ठीक है, देख सकते हैं कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित है, काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, और आधुनिक जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, तो इसे आपको इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है 1, 2, 3 आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प में सफलता की शिक्षा मिलती है। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के, या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, या फिर अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वही बातें कही जा रही है कि जहरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर के बारे में कहा जा रहा है कि वह मुगल सम्राट था जिसके जीवन में से धैर्य और संकल्प में सफलता की शिक्षा मिलती है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्न को हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते चलें और इसका आंसर आप देते चलें। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। ठीक है, उड़ीसा का, गुजरात का, मेवाड़ का, या फिर कश्मीर का। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बाबर ने अपनी जो बाबरनामा जो लिखा था उसमें हिंदू राज्य आप देख सकते हैं किसे, तो मेवाड़ का उल्लेख किया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फारसी में, अरबी में, तुर्की में, या फिर उर्दू में। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए, तो तुजुक ए बाबरी की जो बातें हो रही हैं यह किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्न को आप हमारे साथ आंसर देते चलें और इसका प्रैक्टिस करते चलें। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर मुल्क ने, या फिर मीर बाकी ने। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, देख सकते हैं कि मीर बाकी के द्वारा इसे कराया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न नामों में से उसे जो कि चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। यानी कि वो पूछा जा रहा है कि हुमायूं के जो भाई थे उनमें से किसका नाम नहीं था। ठीक है, तो कमरान का, उस्मान का, अस्करी का, फिर हिंडाल का। यानी कि सभी इसके भाई थे और उसको अलग करना जो इनके भाइयों का नाम नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात है उस्मान के बारे में कहा जा रहा है जो कि हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है, यानी कि कमरान नाम था और देख सकते हैं कि अस्करी नाम था और हिंडाल नाम था। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 जो प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, यानी जो दिए गए हैं उसको आपको अंकित करना है, जो कि किसके, तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे 4 युद्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्रम वाइज। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि चौसा, देवरा, कनौज या फिर सरहिंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद चौसा का, कनौज का और लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये चारों जो युद्ध है इसे हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन तोड़ के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको तमाम आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कनौज के पास युद्ध हुआ। ठीक है, तो हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी या फिर शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जा जो कामरान या फिर मोहम्मद शाह एवं हुमायूं के बीच। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करना है कि 17 मई 1540 कनौज के पास तो युद्ध हुआ था 2 शासकों के बीच। किसके बीच, तो आपको यह आंसर बताना है। तो देखिए, तो यहाँ जो बात रही शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जो कि 17 मई 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो यानी कि फरीद जो कि शेर शाह सूरी का ही नाम था, वही पूछा जा रहा है कि कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो वही सासाराम, दोस्तों सासाराम है और पटना है, जौनपुर है और लाहौर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो बताई जा रही है, ठीक है, शेर शाह सूरी के जो उन जगहों के बारे में कहा जा रहा है जहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो कहाँ से किया था, जौनपुर से किया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो कि मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। ठीक है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, इब्राहिम लोदी है और शेर शाह है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि मध्ययुगीन शासकों यानी कि मध्य युग के जो शासक थे उनमें से ही कहा जा रहा है कि शेर शाह सूरी जो कि एक जो उच्च शिक्षित था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला यानी कि हजरत आला को उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है, शेर शाह सूरी है या फिर इस्लाम जो कि शाह सूरी है। तो आप इसके आंसर पहले देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें हैं वो कहा जा रहा है किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, तो दोस्तों तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्न को आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या करेंसी प्रणाली में सुधार। तो आपको कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें बताई जा रही है शेर शाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है जो इनके सुधारों में सम्मिलित था। तो देख सकते हैं ऑप्शन एक राजस्व सुधार है, प्रशासनिक सुधार है, सैनिक सुधार है और करेंसी प्रणाली में सुधार है। तमाम देख सकते हैं कि सभी जो की अवधारणा है यहाँ बिल्कुल सही है, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा ही इसे किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश कि दिल्ली सल्तनत के जो कि प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। ठीक है, तो अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर शेर शाह के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो बताई जा रही कि दिल्ली सल्तनत के जो कि प्रभाव के उपरांत देख सकते किस शासक के द्वारा, तो देख सकते हुमायूं के द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि हुमायूं
ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ठीक है, तो ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में या 1536 ईस्वी में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तमाम जो बातें बताई जा रही है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने जो कि बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ठीक है, यानी पूछा जा रहा कहा जा रहा है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या फिर निसा बेगम ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं ये हाजी बेगम के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने अपने जो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर ने, शेर शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर बख्तियार खिलजी ने। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चांदी का जो सिक्का है इसे शेर शाह सूरी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ठीक है, ऑप्शन एक है कि जो कि 16 जो अनुपात 1 था, 32 अनुपात 1 था, 48 अनुपात 1 था या फिर 64 अनुपात 1 था। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शेर शाह के अंतर्गत तांबे और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर देख सकते हैं कि 64 अनुपात 1 में था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्न का जो आंसर है आप हमारे साथ देते चलें। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि शुद्ध चांदी का जो रुपया का आविष्कार किसने किया? ठीक है, ऑप्शन अकबर ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। तो आप इसका आंसर पहले देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं तमाम बातें जो जो कहा जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार जो किसने किया था, देख सकते हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, तमाम बातें शेर शाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है, जिसने शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है, आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या फिर सासाराम में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुआ था? कालिंजर में हुआ था। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शेर शाह सूरी द्वारा अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? ठीक है, तो कालिंजर में, मालवा में, कनौज में या फिर गौड़ में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि शेर शाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था, आप देख सकते हैं कहाँ पर? तो वही कहा जा रहा कालिंजर में, जो कि अंतिम देख सकते हैं कि अभियान था जहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासन जो शासक से संबंध करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, शेर शाह है या फिर औरंगजेब है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो संबंध है ये पूछा जा रहा है, इस शेर शाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है, कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को खो दिया होता। ठीक है, तो आप से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि शेर शाह का मकबरा बना है, सॉरी मकबरा कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या फिर सोनार गांव में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि शेर शाह का जो मकबरा कहाँ पर? सासाराम यानी कि बिहार में। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के शेर शाह को दफनाया गया था, ठीक है, कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या फिर पटना में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही कि शेर शाह को जो दफनाया गया यानी उनकी मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्मारक जो कि स्मारक का निर्माण शेर शाह सूर्य ने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन एक है दिल्ली का किला एक कोना मस्जिद है, या फिर जौनपुर का अटला मस्जिद है, या गौर का 12 सोना मस्जिद है, या फिर दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं शेर शाह सूर्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूर्य ने करवाया था, ठीक है। तो देख सकते हैं कि दिल्ली के जो किला एक कोहला का जो निर्माण जो है इसे शेर शाह सूर्य के द्वारा इसे करवाया गया था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिल्ली में जो पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने, या फिर इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने, या फिर बाबर ने। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो इसे आपको आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में जो पुराना जो किला के भवनों का निर्माण जो इसे शेर शाह ने किया था, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर शाहजहां ने। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तमाम बातें हैं दिल्ली के जो पूछा जा रहा है कि दिल्ली के पुराना किला के जो वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है इसे शेर शाह सूरी के द्वारा इसे करवाया गया था, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, शेर शाह है और अकबर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कृषकों की सहायता के लिए जो मध्यकालीन भारतीय शासक देख सकते कौन था, शेर शाह था, ठीक है, जिसने पट्टा एक कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक यानी कि सड़क ए आजम जो कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी, ठीक है। अकबर ने, जहांगीर ने, या इस्लाम शाह ने, या फिर शेर शाह ने। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि जो पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक जो सड़क है अंजाम कहलाई जाने वाली सड़क किसने बनाया था, शेर शाह के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शेर शाह के उत्तराधिकारी था, ठीक है, देख सकते हैं कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो शुजात खां, या इस्लाम शाह, या फिरोज शाह, या फिर मोहम्मद शाह आदिल। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें बताई जा रही कि शेर शाह के जो उत्तराधिकारी हुआ कौन, इस्लाम शाह हुआ, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है बहलोल लोदी है, सिकंदर शाह है, या फिर शेर शाह है, या फिर इस्लाम शाह है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि इन शासकों में से किसने, तो देख सकते हैं कि इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह जो कि उत्तराधिकारी हुआ था शेर शाह सूर्य के, उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। देख सकते काबुल में, लाहौर में, सरहिंद में, या फिर कालानौर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो यही कहा जा रही है कि अकबर को यानी कि किस स्थान पर, तो देख सकते हैं कि कालानौर में, ठीक है, कालानौर में अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देखते कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य था, ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना या मान सिंह की भावना को जो संतुष्ट करना या फिर साम्राज्यवादी नीति। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें यही कहा जा रही कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है, देख सकते हैं, ठीक है, कि 1756 ईस्वी में, 1756 जो कि ईसा पूर्व में, और 1576 ईस्वी में या फिर 1576 ईसा पूर्व में। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था, अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या फिर शक्ति सिंह। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना के सेनापति कौन था, तो आप देख सकते हैं कौन था, तो हकीम खान था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, इब्राहिम गर्दी था, हकीम सूर था या फिर टारगी बेग था या फिर महमूद लोदी था। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि हल्दी घाटी के जो युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति देख सकते हैं यहाँ पर कौन था, हकीम सूर था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है इब्राहिम खा गर्दी या हकीम खा सूर या तरगी बेग या फिर मोहम्मद लोदी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान जो कि सूर था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया, ठीक है। वह था, ठीक है, बुंदेलों से, कछवारों से या फिर राठौरों से या सिसोदियों से। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के देख सकते हैं कि कछवाहों से गृह से स्थापित किए, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ठीक है। राठौर ने, सिसोदिया ने, कछवाहा ने या फिर चौहान ने। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो कहा जा रहा है कछवाहा के बारे में कहा जा रहा था, जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ठीक है, उनके परिवार ने, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ठीक है, यानी कि दर्शन हेतु अधिक जाता था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख नसीमुद्दीन चिराग यानी कि देहलवी है या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है या शेख फरीदगंज ए शक्कर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो कहा जा रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, ठीक है? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो निम्नलिखित में से जो बातें कही जा रही है कि अधम खां को देख सकते हैं कि अकबर ने स्वयं मारा था, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ठीक है? तो आमेर, जो कि अम्बेर, या फिर मेवाड़, मारवाड़, या फिर बीकानेर? तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो तमाम बातें हैं कि मेवाड़ के बारे में कहा जा रहा था, जिन्होंने देख सकते हैं कि अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ठीक है? तो इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ से तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्न का प्रैक्टिस हमारे साथ आप करते चलें, ठीक है? तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, ठीक है? तो ऑप्शन है बीकानेर के राजा राज सिंह, या मारवाड़ के राव चंद्रसेन, या आमेर के राजा भारमेल, या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें हैं वही कहा जा रहा है कि जो कि मारवाड़ के राव जो चंद्रसेन के बारे में कहा जा रहा है। देख सकते हैं कि मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो कि दुर्गावती की रानी थी, दुर्गावती कहाँ की रानी थी, ठीक है? मांडला के, मांडू के, असीरगढ़ के, या फिर रानगढ़ के? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें हैं मांडला के बारे में कहा जा रहा है, जो अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती जो कि मांडला की रानी थी, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? यानी देख सकते हैं कि शाहजादा सलीम के कारण हुई थी, देख सकते हैं, या फिर अब्दुल रहीम खान ई खन्ना, या फिर शाहजादा मुराद, या फिर शाहजादा दानियल? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो पूछा जा रहा है कि अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शाहजादा सलीम के कारण हुई थी, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं था, ठीक है? देख सकते ऑप्शन एक है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, बी है कि प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकता, या फिर सी है कि अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, या फिर डी है कि अकबर की धार्मिक नीति? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो कहा जा रहा है कि अकबर ने इस्लाम जो धर्म को त्याग दिया था, ठीक है? तो यही बातें कही जा रही है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, ठीक है? तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि अकबर की जो लोकप्रियता के कारण थे, ठीक है, मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, या फिर सामाजिक सुधार? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो कहा जा रहा है कि अकबर की जो लोकप्रियता के कारण है, मनसबदारी प्रथा बिल्कुल सही है, धार्मिक नीति ये भी सही है, और भू राजस्व व्यवस्था ये भी सही है, और सामाजिक सुधार ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर तमाम जो बातें बताई गई बिल्कुल सभी जो अकबर की लोकप्रियता के ही कारण थे, ठीक है? तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों जैसे कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ठीक है? बहलोल लोदी ने, शेर शाह ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें अकबर के द्वारा कहा जा रहा है, जिन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न को आप किसी भी प्रकार से रटने का प्रयास करें, ठीक है? और हमारे साथ आप इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और वह भी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली
जो पत्नी वध्या हो। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी कहा था, या फिर देख सकते हैं शेर शाह, या फिर अकबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों तमाम बातें अकबर के द्वारा इस बात को माने कि आज्ञा दी गई थी। ठीक है, कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और वह भी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी दूसरी जो पहली पत्नी वंध्या हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही बताना। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, और दो में है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। और यहाँ पर दोस्तों कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर को चुनना है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें हैं बिल्कुल दोनों सही है। आप देख सकते हैं कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, अकबर का सुशासन जाना जाता था। ठीक है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, या फिर न्यायिक प्रशासन के लिए, या उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो आपको कूट के प्रयोग से यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देने के प्रयास करेंगे कि पूछा जा रहा है कि अकबर का शासन जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्र के लिए भी है, और अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी है, और न्यायिक प्रशासन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक जो विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, या फिर बख्शी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो तमाम बातें हैं मीर बख्शी के बारे में कहा जा रहा है, जो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत में सैनिक विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, मनसबदारी, जमींदारी, या सामंतवादी, या फिर आईने ए दहसाला। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी क्या थी? मनसबदारी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, तो राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक जो सद्भाव की स्थापना हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो लागू किया गया था स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अकबर द्वारा दीवान का जो पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, आसफ खां था, मुनीम खां था, या मुजफ्फर खां तुर्बती था, या फिर राजा टोडरमल था। तो आप इसका उत्तर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया और वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ठीक है, तो अफगानिस्तान से, तुर्की से, मंगोलिया से, या फिर भारत से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह देख सकते हैं कि मंगोलिया देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि कथन एक है और बताया जा रहा है, ठीक है, कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। और कारण बताया जा रहा है कि घोड़ों को
यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन एक जो और कारण दोनों देख सकते हैं कि सही है, और जो कारण जो है यहाँ पर कथन को जो है यहाँ पर सेटिस्फाई यानी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि जब्ती प्रणाली जो किसकी उपज थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेर शाह की या फिर अकबर की। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब्ती प्रणाली देख सकते किसकी उपज थी, तो अकबर की उपज थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, सैन्य अभियान में, भू राजस्व में, या फिर हास जो परिहास में, या फिर चित्रकला में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो टोडरमल की जो बारे पूछा जाए, जो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो जब्ती है, दहसाला है, नसक है, या फिर कान कुट है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात है कि दहसाला जो कि कर व्यवस्था को बंदोबस्त जो कि व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तोडरमल संबंधित है। ठीक है, कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, या फिर संगीत से। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, जो कहा जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं कि मालगुजारी सुधारों से जो कि तोडरमल का यहाँ पर संबंध था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यहाँ पर सही है आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर कथन एक देख सकते हैं कि तानसेन जो कि राम बली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। या फिर कथन दो में देख सकते हैं कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। और कथन तीन में अबुल जो कि फजल आइनी अकबरी के लेखक थे। और कथन चार में है कि राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो सही पूछा जाए तो सही की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं अगर केवल यहाँ पर जो है तीन सही है। यानी कि यहाँ जो बातें हो रही है कि अबुल फजल यानी कि आइन अकबरी के लेखक थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तेर तंद की कड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बीरबल है, टोडरमल है, और भगवान दास है, या फिर भारमल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के जो मध्य दे सकते हैं कि टोडरमल के बारे में कहा जा रहा है, जो कि तेरतन की कड़ी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है शाह नवाज खां के द्वारा, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, या फिर टोडरमल के द्वारा, या मुल्ला दो प्याजा के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं तोडरमल के बारे में कहा जा रहा है, जो अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति यानी कि आईन ए दहसाला पद्धति को निर्मित किया था। ठीक है, इससे बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। ठीक है, 1570 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में, या 1582 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही को देख सकते हैं कि वर्ष 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दीन इलाही का प्रचार जो कि प्रचार किस शासक ने किया था। ठीक है, बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या फिर शाहजहां ने। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीन इलाही का जो प्रचार है इसे किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं, दीन ए इलाही को देख सकते हैं कि अकबर के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? ठीक है, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फिर निजामुद्दीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही किस इतिहासकार, तो जैसे कि दीन इलाही को धर्म को एक धर्म कहा था। दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ना ही अबुल फजल इस बात को कहा था, और ना ही अब्दुल जो कि कादिर बदायूनी ने, और ना ही निजामुद्दीन ने। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, या फिरोज तुगलक ने। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे इबादत खाना के जो निर्माण है इसे कराया गया था किसकी? तो अकबर के द्वारा इसे कराया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन एक है राजा परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद है, या फिर बी में बताया जा रहा है कि जो अकबर का देख सकते हैं निजी प्रार्थना कक्ष है, या सी में कि वह भवन जिसमें कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो चर्चा करता था, और डी में कि वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार रथ जमा होते थे। तो इस बात को आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना है देख सकते हैं वह क्या था? तो वह भवन जिसमें कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। दोस्तों तमाम क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ इसका आंसर देते चलना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर जो कही जाती है? ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा है, तुर्की सुल्ताना का महल है, जामा मस्जिद है, या फिर शहजादी अंबर का महल है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें रहे ठीक है कि इमारत देख सकते हैं कि शान फतेहपुर किस महल को कहा जा रहा है? इमारत को देख सकते हैं कि जामा मस्जिद को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कौन सा स्मारक जो कि फतेहपुर सिकरी में नहीं है? स्वर्ण मंदिर, पंचमहल, जोधाबाई का महल, या फिर अकबरी महल। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रहे अकबरी महल जो है यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन जो सॉरी कुतुब मीनार है, या फिर लोधी का मकबरा है, या फिर हुमायूं का मकबरा है, या फिर लाल किला है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में देख सकते हैं कि अगर बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक स्मारक जो कि भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और अगले पार्ट में हम इसको पूरा करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर इससे अगले पार्ट को हम लोग सब शुरुआत करेंगे, और उसे हम लोग सब अंत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।